हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? बढ़िया। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और चलिए पढ़ाई करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, सो गया था। यस फर्स्ट डे, यस फर्स्ट। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो क्या करेंगे, ज्योमेट्री की जो क्लास है उसको तो आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे क्लास नंबर 1 से। जो भी लोग हैं तो ज्योमेट्री को तो आप लोग क्लास नंबर 1 से देखेंगे, पहली बात। और साथ साथ कल से मेरे साथ साथ लाइव पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी स्टूडेंट नए हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए ये चीज मैं मेंशुरेशन में आपको फिर बताऊंगा कि कभी भी अगर अपने पास कॉम्बिनेशन दो पॉइंट से मिलकर जितने भी पॉइंट बनते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं NC2। या अभी आप लोग एक काम करो, इसको प्रूव करने के बजाय याद ही आप लोग कर लीजिए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का किसी में भी जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर कभी भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n × n - 3/2। यहां पर विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास ये होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये होता है विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला अपने पास। विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा n × n - 3/2। और n यहां पर ध्यान रखना नंबर ऑफ साइड्स है। n जो है यहां पर, वो जो है वो यहां पर नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो चलिए फिर आज सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं पॉलीगन के बारे में कि उसके क्वेश्चंस आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सोल्व। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ना अखिलेश, करूंगा मैं यार स्पेशल क्लास, टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा मुझे काम हो जाता है शाम को। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आसान क्वेश्चन है। आप लोग करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। एक नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके करवाता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन आपको क्वाड्रिलेटरल के करवाता हूं। एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग है वो अपने पास 1440 है, तो अपने पास भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए इसका जो फॉर्मूला होगा आंतरिक कोणों का योग का, वो क्या n × n - 2, n नहीं होता यहाँ पर, क्या अपने पास योग का फॉर्मूला n - 2 × 180 के यही होता है क्या? बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 1440, 1440 हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर n का मान हमें निकालना है, तो देखिए 0 से 0 कट गया और 18 से कट गया ये 8 बार। तो मुझे ये बताओ n - 2 बराबर अगर 8 है, तो ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो क्या उनको आप लोग खुद से ही सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात मुझे बताइए। आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में कभी कभार आ जाते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए, करने की कोशिश कीजिए। हाँ शुभम, इसमें होगा अपॉन में एन भी लिखेंगे इसमें, जब टोटल हो तब नहीं लिखते, एक कोण हो तब लिखते हैं। बिल्कुल बढ़िया है क्वेश्चन मार्क। तिलक कल डाल दूंगा, प्रीवियस ईयर्स की पूरी बुकलेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दो समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है और आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात 2:3 है। तो मुझे बताइए अपने पास यहाँ पर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, एक की साइड अगर मैं n मानता हूं, यहाँ पर रेशियो 1:2 है, तो एक की साइड अगर मैं n मानूं तो दूसरे की साइड उससे डबल है यानी 2n होगा। और फॉर्मूला जो होता है इन इन दोनों के बीच का, इंटीरियर एंगल के बीच का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला अपने पास होगा n - 2 × 180/n। ये अपने पास पहले का फॉर्मूला है 180/n। और दूसरे की नंबर ऑफ साइड्स जो अपने पास गिवन है वो अगर 2n गिवन है, तो n की जगह आपके पास 2n रख दो, फॉर्मूले में 2n - 2 × 180 अपॉन, अपने पास ये तो है ही, अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 2n। और इन दोनों का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, वो रेशियो हमारे पास जो गिवन है वो दिया हुआ है 2:3। तो जब हम लोग सोल्व करेंगे अपॉन एन से अपॉन एन अपने पास कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, दो पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये अपने पास क्या बनेगा 2 × n - 2, ध्यान से सुनना, बराबर अपॉन अपने पास 2n - 2 है, यहां से भी अपने पास 2 कॉमन आ रहा है तो n - 1 होगा, और बराबर अपने पास 2/3 है, 2/3 है।
इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो, 2 से 2 कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 3n-6 बराबर 2n-2 अपने पास है, 2n-2। तो यहां से मुझे बताइए क्या n का मान अपने पास 4 आ गया है क्या? और जैसे ही n की वैल्यू 4 आ गई है तो एक तो अपने पास 4 होगा और दूसरा अपने पास कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर सी अपना ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए, आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा है और उसके बाद इस चीज को मैंने यहाँ पर अपने लिए इसको सोल्व किया है। फॉर्मूला लिखना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, भुजाओं की संख्या नहीं विकर्णों की संख्या आपकी बार दी हुई है 14, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज 14, देन वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं बताऊंगा राजेश लास्ट में, वेट करो, लास्ट में 7:30 पर मैं बताऊंगा क्या और होने वाला है। लास्ट तक जो बच्चा स्टूडेंट रुकेगा, क्वेश्चन करेगा, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग और क्या क्या करेंगे। यदि किसी समबहुभुज के विकर्णों की संख्या 14 है तो उस बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल बताओ। तो n × n-3 अपॉन अपने पास 2, विकर्णों की संख्या का ये फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है 14। ये जो अपने पास है n × n-3 बराबर अपने पास यहां पर कितना होगा, तो ये अपने पास होगा 28। ये लीजिए, ये अगर अपने पास 28 है, n × n-3 = 28, तो या तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, द्विघात समीकरण बनाना, या n का मान थोड़ा सा यहां से सोचना कि क्या मैं रखूं कि यह आएगा। तो n का मान 7 आप लोग रखने पर 28 आ रहा है, तो n की वैल्यू अपने पास आ गई यहां पर 7। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहां पर फॉर्मूला फिर इंटीरियर एंगल एन की वैल्यू नहीं पूछी, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 अपॉन अपने पास n। बोलो आप लोगों को ये चीज फॉर्मूला याद होगा, इस चीज से रिलेटेड ऐसे 7-2 × 180 अपॉन अपने पास 7। चीजें सोल्व तो आप लोगों को करनी पड़ेंगी, 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5, तो 900 अपॉन 7 ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर मुझे बताइए सोल्व करोगे तो 12×7 = 84, और क्या ये बी अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे पहले आप लोग करो। 7 सिमरन सोल्व करने से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, या अपने पास 7 × 4 ही 7 रखोगे तो ही आता है, या नहीं समझ में आए तो ऐसे द्विघात समीकरण बना के इस चीज को सोल्व आप लोग कर लेना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है कि एक समबहुभुज की प्रत्येक बाहरी कोणों का माप 51 और 3/7 है, उसकी विकर्णों की संख्या, और अपने पास यहां पर देखिए इस चीज को सोल्व करो, विकर्णों की संख्या होती है n × n-3/2 और भुजाओं की संख्या अपने पास होती है यहां पर कितनी, n। तो इससे अपने पास ये कट जाएगा यहां से, तो रेशियो आ जाएगा n-3:2, यानी कि n का मान तो हमें निकालना ही पड़ेगा, फिर वही अपना आंसर आ जाएगा n की वैल्यू जैसे आप लोग सोल्व करोगे। तो यहाँ पर बाहरी कोण का जो माप है 7 × 1 7 और 3 10 और 35 360/7 है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक एक्सटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आपको पता है क्या, कि फॉर्मूला होगा 360/n, जो कि एक एंगल आएगा और वो हमें गिवन है 360/7। तो यहां पर इससे ये कट गया है, तो n की जो वैल्यू आ गई है वो सब लोग मिलकर मुझे बताना, क्या 7 आ गई है क्या? आप जरूर बोलोगे कि हाँ सर 7 आ गई है। तो मुझे बताओ, ये अगर 7 आ गई है तो 7 यहां रखोगे, एन का मान 7 अगर यहां पर आप लोग रखते हो तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो क्या 4 बचेगा क्या? यहाँ 4 और यहाँ पर 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, 2:1। ये अपने पास डी आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो भी बोलता जा रहा है उसका मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं, और फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं कि एक्सटीरियर एंगल जो इसको सोल्व किया तो भाई ये आया, और ये एक निकालने का फॉर्मूला होता है ये अपने पास 360/n। तो n का मान यहां पर 7 आ गया है, फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स भी आप निकाल सकते हो और भुजाओं की संख्या भी आप लोग निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर इस क्वेश्चन को।
यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 एंड 4/7 है, तो उसके विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। यहां पर जैसे ही इंटू करोगे आप लोग, 7 × 8 = 56 और 4 ऐड करोगे तो 60, 7 × 2 14 और अपने पास 6 ऐड करोगे तो 20, 7 और 2 900/7 आ गया है। इसको सोल्व करने पर चाहो तो आप लोग एक्सटीरियर एंगल पहले निकाल लो, या फॉर्मूला इसका भी लगा सकते हो, n-2 इंटीरियर प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है प्रत्येक समभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला इंटू 180/n, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 900/7। यहां से हम लोग क्या करेंगे, आंसर बिल्कुल ठीक है प्रत्येक बच्चे का, ये इससे कट गया है 5 टाइम, और यहां पर 7n माइनस अपने पास 14 बराबर अपने पास होगा 5n। तो क्या n की वैल्यू अपने पास यहां से 7 आ जाएगी, और ये 7 कैसे आई, इतनी बात तो मुझे बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? तो जैसे ही n का मान आएगा, पहले नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोग फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होगा अपने पास यहां पर 7 मुझे बताइए 7 × 4/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 14 होगा क्या? और भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 7। दोनों को अगर ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 21। क्या आप लोग मुझसे पहले कर पा रहे हो क्या? हाँ, क्वेश्चन ये आए हुए ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इसके आसान ही आते हैं। आपको घबराने की, डरने की, चिंता करने की जरूरत है नहीं। ए, बी, सी और डी एक समलंब चतुर्भुज अपने पास है, जिसमें एडी पैरेलल है बीसी के। ध्यान से समझना, एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये लो देव आपके लिए लास्ट स्लाइड, देख लो एक बार। ये अपने पास यहाँ पर विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है n × n-3/2। तो n का मान जैसे ही 7 रखोगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आएगा 7 × 4/2, तो यहाँ से 14। और इसने नंबर ऑफ डायगोनल्स और भुजाओं की संख्या का योग पूछ लिया है, तो 14 और 7 का सम पूछा है, तो ये कितना आ गया, 21। बोलिए ठीक है क्या? यहां से इंटीरियर एंगल निकाल लो, नंबर ऑफ साइड्स अपने पास आ जाएगी, और योग का फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी होता है n × n-1/2, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ डायगोनल्स और सम कभी पूछे, लेकिन इतने फॉर्मूले कितने की याद रखोगे आप? जब बेसिक क्लियर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि अपने पास 7, जब दोनों का सम पूछे तो 7 × 6/2। मेथड बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे हर चीज के लिए आप अभी स्टूडेंट हो, बार बार पढ़ोगे तब तो याद होगा, लेकिन इसलिए हर चीज भी ऐसे नहीं होती। हाँ, होगा ही भाई, धीरे धीरे परीक्षा धीरे धीरे इंप्रूव होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एडी जो है वो पैरेलल है अपने पास बीसी के। यहां पर ये जो साइड है एडी, ये बीसी के पैरेलल है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अपने पास यहाँ पर ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ये इसके पैरेलल है। इसके बाद हम लोगों को इसने ये कहा है, क्योंकि इसका बाद मुझे क्वाड्रेटिकल के क्वेश्चंस भी करवाने हैं, तो मैं कोई बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला एंगल मुझे बताइए, अगर आपको पता हो तो, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा क्या? दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या? और ये वाला एंगल जो होगा वो अपने पास इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते ही है। ए से ओ तक अपने पास दिया हुआ है 3, और सी से ओ तक दिया हुआ है x-3। ऐसे अपने पास डी से ओ तक जो दिया हुआ है, वो अपने पास डी से ओ तक दिया हुआ है 3x-19, 3x-19। और यहां पर मुझे बताइए, ये जो दिया हुआ है अपने पास बीओ का जो मान दिया हुआ है वो x-5 दिया हुआ है। अब मुझे आप लोग सभी लोग बताइए, भाई मैं इसमें तो क्या कर सकता हूं माही, आप खुद ही उस चीज को देखिए भाई एक बार, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। मुझे इधर से, मैं मतलब इसका ऐप नहीं संभालता हूं अन अकेडमी का, तो अन अकेडमी पर आप बात कर लीजिए इस टाइप का। जब भी जो भी प्रॉब्लम हो, मेरी तरफ से ऐसा कोई इश्यू आता है नहीं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, मुझे बताइए। 3 के नीचे रेड वाले के सामने 3 है, क्या भुजाएं समान अनुपात में होंगी? 3/x-3 बराबर अपने पास क्या यहाँ पर 3x-19/3x-19/x-5। मुझे बताइए, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? सिमिलर ट्रायंगल में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, हाँ और ना देखकर बताओ, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? और यदि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? तो क्या उस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बनती है, उस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पेन चलाए मुझे आंसर बताने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन स्लो, चलो लो, ये लो, एकदम स्लो चलता हूं भाई, एकदम धीरे धीरे चलता हूं। ये लो, बैठ गया हूं आराम से। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले
मुझसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए सब लोग, क्योंकि ये चीजें आसान हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के भी करवा देता हूं। इसलिए थोड़ा सा मैं अगला पेज फटाफट ले आता हूं। मैं थोड़ा स्लो चलता हूं। मुझे बताइए, क्या आप लोगों को जब भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था, ऐसा बताया था क्या कि अपने पास 180 अपॉन एन और इनटू जितनी साइड पर चले, जहां से शुरू हो रहा है, दो साइड पर चले तो दो से इंटू, तीन साइड पर चले तो तीन से इंटू, चार साइड से चले तो चार पर इंटू, पांच साइड पर चले तो पांच से इंटू, ऐसे हम लोग करते जाते हैं। बताइए, थ्योरी पढ़ाते टाइम ये बात आपको सिखाई थी क्या? ए बी सी डी ई और एफ एक समषष्टभुज है। ए डी बी का मान बताइए। समषष्टभुज है तो सबसे पहले देखते ही ये तो लिखेंगे लिखेंगे, 180 अपॉन 6 तो लिखेंगे लिखेंगे। और ये उसी बच्चे का क्लियर होगा जिसने थ्योरी मुझसे पढ़ी थी, ताकि डायग्राम भी नहीं बनाना पड़े। ए से बी पर अगर आप लोग चलते हो तो कितनी साइड पर चले हो? सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर चले हो, तो यहां पर अपने पास आ गया 30 डिग्री। अब हम लोग बीच वाले पॉइंट पर जाते हैं। ये जो बीच में डी पॉइंट है, बताओ ए व बी के बीच में है या कहीं बाहर है? बाहर है, इसलिए आंसर अपने पास यही होता है। बीच में अगर होता तो हम लोग 180 में से माइनस करते। क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है पॉलीगन के बारे में, उस टाइम मैंने ये थ्योरी आपको समझाई थी। क्या आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मेंसुरेशन का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। किसी भी हेक्सागन में ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग सुनना। और ये जो चीज है ये मैं आपको वापस भी समझाऊंगा, मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ उस टाइम। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां से इसकी साइड अगर कोई भी रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर अपने पास कोई भी रेगुलर हेक्सागन अगर अपने पास है, तो उसकी प्रत्येक जो कोण होता है वो क्या अपने पास 120 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे कि सर हाँ, यहां पर प्रत्येक जो एंगल होगा वो अपने पास जो होगा वो 120 डिग्री होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर मैं यहां पर इसको आगे बढ़ा दूं, कभी कभार इन पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। अगर मैं यहां पर इसको आगे बढ़ा दूं और मुझे बताइए, मैं इसको भी अगर आगे बढ़ा देता हूं यहां से, तो मुझे बताइए अंदर वाला एंगल अगर 120 डिग्री है, तो क्या बाहर वाला जो एंगल होगा वो क्या 60 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। क्या एक्सटीरियर एंगल अपने पास 60 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। 60 है, 60 है। और क्या ये वाला जो एंगल है वो भी मुझे बताइए, क्या 60 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे सर हाँ जरूर होगा, अपने पास 60 डिग्री। तो मुझे बताइए कि ये बाहर भी, क्योंकि दो एंगल 60 डिग्री हैं तो तीसरा है अपने आप 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई मुझे ये बताओ, ये वाली साइड यहां से यहां तक ये वाला डायगोनल कितना होगा, ये वाला, तो आप तुरंत कहोगे सर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ए और ए है, ए और ए है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर अपने पास ए है, तो मुझे बताओ इस वाले की जो लेंथ होगी वो 2a कैसे आएगी? क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या? तो इसका ये जो डायगोनल होता है, दो टाइप के डायगोनल अपने पास होते हैं। ये वाला जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज 2a होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि किसी में भी अपने पास ये जो एंगल होता है, ये जो डायगोनल होता है वो 2a होता है। दूसरे टाइप का एक डायगोनल जो होगा वो अपने पास यहां से यहां तक का डायगोनल होगा, ये इस टाइप का। इस डायगोनल की लेंथ अगर आपको लोगों को निकालनी है, ये ए है, ये ए है, ये कोण 120 डिग्री अगर है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा। परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो, तो वो एल्टीट्यूड अगर डालते हो तो वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री था तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो 60 और 60 होगा, और ये इसकी मीडियन भी होगी। और यहां से मैं क्या करूंगा, ये अपने पास कितने डिग्री बचा? एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, एक 60 है, तो ये कौन बचा अपने पास? 30 डिग्री। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाकर मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि यहां से इस एंगल के लिए, या 30 लिखना जरूरी है ही नहीं, इस एंगल के लिए 60 के लिए 30 लिखना जरूरी नहीं है, मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या? वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा है उसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक बार मैं एक्स मान लूं, तो क्या साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बताओ एक्स अपॉन ए लिखा जा सकता है क्या? ये बात मुझे बताना। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी यहाँ पर। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है, नहीं आती तो ये चीज आप लोगों को एक बार याद करनी पड़ेगी भाई। इसका कोई नियम नहीं है कि यहाँ पर ऐसे होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री में मैं सिखा पाऊंगा। यहाँ पर √3/2 इंटू एक्स बाई ए, थोड़ा सा जल्दी बता के निकल जाता हूं। एक्स का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा? √3/2 इंटू ए। तो यहां पर एक्स का मान अगर √3/2 इंटू ए आया है, तो जितना ये होगा उतना ही अपने पास इधर भी होगा, ये भी √3/2 इंटू ए होगा। और इन दोनों को अगर जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? √3a होगा।
मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अपने पास हेक्सागन जो होता है, रेगुलर हेक्सागन, उसमें दो टाइप के डायगोनल होते हैं। साइन क्यों, ये आपको साइन में ही समझ में आएगा। यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, आप इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि यहां पर आप साइन ले लो, सेक ले लो, कोसेक ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर यही आएगा। खुद आप करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। साइन ले लो, कॉस ले लो आप लोग, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, इसके लिए कॉस ले लेना। एक तो वो साइड लेनी है जो आपको फाइंड आउट करनी है, और एक वो साइड लेनी है जो आपको गिवन है। आप कुछ भी ले लीजिए, आंसर सेम यही आएगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, दो टाइप के डायगोनल होते हैं। एक तो होता है तीन साइड पर, तो तीन साइड का डायगोनल तो होता है ए का 2a, और इस वाले की लेंथ आपको याद रखनी है। जिसको नहीं समझ में आया कहां से आया, उस बच्चे को ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो डायगोनल होता है ये √3a होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो डायगोनल होते हैं वो अपने पास दो टाइप के होते हैं, मैं ये बता रहा हूं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉलीगन में डायगोनल, किसी भी हेक्सागन में डायगोनल होते तो बहुत है, लेकिन होते कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। एक अपने पास ये वाला डायगोनल, अगर तीन साइड पर बना हुआ डायगोनल निकालना है तो इसकी जो लेंथ होगी, ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब बन गया रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रखना ये थोड़ा अजीब बन गया है। ए होगा, 2a होगा, और ये जो अपने पास लेंथ अगर कभी भी निकालनी है इस वाले डायगोनल की जो दो साइड पर होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, √3a होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना आपको। दूसरी बात सर, और क्या समझना है, और ये बात समझनी है आपको, मुझे बताइए क्या मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, बोलिए एकदम ठीक है क्या। ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। दो चीज बताई हैं, एक बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो गया, एक को 120 डिग्री नहीं पता भाई। एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। आपको लगता है ये जब मैं एसएससी क्लियर कर चुका हूंगा उसके बाद आराम से एसएससी के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर तुरंत टैक्स लगेगा इस फॉर्मूले से। तो मैं कोई भी बंदा आएगा ये फॉर्मूला लगाऊंगा और उसको बताऊंगा कि आपका टैक्स बनता है 4 लाख रुपए, आपका टैक्स बनता है 3 लाख रुपए। ये मैथ्स में आपको यहाँ पर n6 रखना भाई, और फिर जादू देखना 120 आएगा। लेकिन वो आप करने की कोशिश तो करो, फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ। या आपको लगता है कि इस फॉर्मूले को लगाते ही कंटेनर के अंदर क्या क्या है, जैसे ही मैं एग्जामिनर बनूंगा तो कंटेनर के अंदर की सारी वस्तुएं एक्साइज इंस्पेक्टर बनते ही एयरपोर्ट पर देख लूंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। ये बाद में कोई काम नहीं आएंगे, ये फॉर्मूले अभी लगाओ आप और फिर जादू देखो कि 120 आएगा। नहीं, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बच्चा दो फॉर्मूले मैंने बताया, एक तीन साइड पर, एक √3 साइड पर, वो कंफ्यूज हो गया। बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, कभी कभार ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ आ जाती है। और कल ही की क्लास में मुझे बताइए, ये मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये इसके पैरेलल होगी। और अगर आपको याद हो तो क्या मैंने एक बार आपको समझाया था कि कल भी क्लास में ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, ट्रिपेजियम हो गया। और अगर ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी याद है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो दोनों के पैरेलल साइड के सम की आधी होती है। क्या आप लोग ये जानते हैं क्या, दोनों पैरेलल साइड्स के सम की हाफ होगी। ये बात अगर इतनी बात जानते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। सर्वांग सम सचभुज की प्रत्येक भुजा 6 है। इन द ज्वाइनिंग फिगर एडजेसेंट फिगर देर आर द कॉन्ग्रुएंट रेगुलर हेक्सागन विद साइड 6। बिल्कुल ठीक है कि भुजा की लंबाई 6 है। तो मुझे बताओ ये अगर 6 है, थोड़ा सा अब अपने पास जो आ गया है वो मेंशुरेशन आ गया है, तो ये दो साइड पर जो डायगोनल जो बनेगा उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए। तो √3 इंटू ए का मतलब मुझे बताइए यहाँ पर 6 है, तो क्या इस चीज को मैं यहाँ पर 6 इंटू √3 इसकी एक साइड लिख सकता हूं, बोलिए ये मैंने सही लिखा है क्या, ये बात सबसे पहले बताओ मुझे। 6 इंटू √3। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, यहां पर ये वाला जो डायगोनल होगा, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये वाली साइड तो 6 है, और ये वाला जो डायगोनल होगा वो अपने पास होता है इसका डबल। दो टाइप के डायगोनल होते हैं, एक तो तीन साइड पर, एक दो साइड पर। लेकिन हमें अब की बार ये वाला डायगोनल नहीं पूछा, हमें तो इस वाले जो ट्राइंगल की साइड, ये वाली साइड हम लोगों से पूछी है। तो मुझे बताओ कि एक ट्रिपेजियम बन गया है क्या, और ये अगर पी और क्यू इसके मिड पॉइंट्स अगर हैं तो ट्रिपेजियम 12 और 6 18, 18 का आधा क्या 9 आ जाएगा क्या। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अब पढ़ा देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। मेंसुरेशन में ये चीज मैं पढ़ाऊंगा। तो मुझे बताओ इसका जो क्षेत्रफल होगा, सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब अपने पास 6√3 का स्क्वायर होगा। और दूसरे वाले की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर का मतलब अपने पास 9 का स्क्वायर होगा। इसके बाद की जो चीजें होंगी वो तो हमें सोल्व करनी पड़ेगी, ये इससे कट गया है। 6 का स्क्वायर मतलब 36, और √3 का स्क्वायर 3, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो तो अपने पास कितना होगा, 9 इंटू 9 होगा ही। तो मुझे ये बताओ, 9 से ये कट रहा है कितनी बार, 9 से कट रहा है ये 4 बार, इस 9 से ये 4 बार कट रहा है, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो रेशियो जब पूरा आप लोग इसको सोल्व कर लोगे तो क्या 4:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या।
9 कैसे आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। यहां पर देखिए नॉर्मली तो ये होता है कि ये 2a है और ये a है, तो यहां पर 3/2a, या तो फॉर्मूला याद कर लो इसका। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो, या ट्रिपेजियम में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो 12 और 6 का दोनों को जोड़ा हम लोगों ने बैठकर आराम से, 12 और 16 6 को, और उसमें 18 आया, और 18 को जब 2 का पढ़ा बोलोगे तो जब 9 बार बोलोगे 2 का पढ़ा तो ये आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 6√3 याद करने से आया, थ्योरी से आया, पिछले पेज से आया 6√3, यहां से ये रहा। ए का मान मैंने 6 रख दिया और उस 6 को पहले ले आया, या √3 × 6 भी लिख सकते हो। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो वो बात एक ही है कि आपको लगे कि ए पहले कैसे पहुंचा, या ये बात दोनों एक ही है, या इसको 6√3 भी लिख सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो आप लोग थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, हमेशा इक्वल बनेगा, क्योंकि अगर अपने पास कौन सा है, रेगुलर हेक्सागन है। तो सुनंदा इसको वापस आप क्या करेंगे, डी, और ये एक दो बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया आप रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि मुझे एक फाइल आपको और करवानी है ताकि बेसिक थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन आपके क्लियर हो। अगले क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बैक में आप लोगों के लिए कर देता हूँ एक बार, फिर से देखेंगे, क्योंकि मैंने एकदम धीरे धीरे बिल्कुल स्लो पढ़ाया आपकी बार। यहां पर देखो, ए और अपने पास यहां पर अगर दो साइड बराबर, ये चीज ध्यान रखना, किसी भी अपने पास ये अगर आ गया है तो ये दोनों ए अपने पास बराबर है बीसी के, ये इसके बराबर भी है और ये इसके पैरेलल भी है। तो जैसे ही बराबर और पैरेलल दोनों अगर हो, तो यहां से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं और यहां से अगर इसको मिलाते हैं, तो ये अपने पास पैरेललोग्राम बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। और ये चीज आप लोग पहले से ध्यान रखना, ये तो इसके बराबर अपने पास है ही, ये वाली साइड तो इसके बराबर और पैरेलल है ही, लेकिन ये वाली साइड अपने पास पहले से ही बराबर दिए हुए, इसके ऊपर ये जो साइन बने हुए हैं, इसका मतलब ये तीनों बराबर बराबर है। तो जैसे ही लाइन बराबर और पैरेलल अगर हो, तो ये इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ये हमेशा और हमेशा अपने पास पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज में ये अगर ए है तो क्या ये भी अपने पास ए होगा क्या? आप बोलोगे जरूर होगा। एंगल ए जो है वो 102 डिग्री है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ाते टाइम, चतुर्भुज पढ़ाते टाइम, क्या ऐसा मैंने किसी जमाने में आपको सिखाया था क्या कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं? ये 102 है, तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा ये भी कितना होगा? 102। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आगे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल अगर आपको याद है तो वो होता है 60 डिग्री। तो पूरा जो एंगल अपने पास यहां पर ये आया है, बी सी डी की वैल्यू पूछिए, बी सी डी की वैल्यू, वो क्या अपने पास 162 डिग्री आ गया। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? पॉलीगन के और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आपको ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो ट्रायंगल के देखने को मिलेंगे या सर्किल के देखने के मिलेंगे, चाहे एसएससी दो, चाहे सीडीएस दो, चाहे रेलवे दो, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग देना। इसलिए इसका अपने पास ये देखिए, क्योंकि इसमें फिर थोड़े थोड़े मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन कम ही आए हुए हैं। एक समबाहु त्रिभुज, मुझे बताइए, एक हेक्सागन जो होता है, ये हेक्सागन, ये सारी चीजें थोड़ी मेंसुरेशन की हैं भाई। एक रेगुलर हेक्सागन अगर है अपने पास, ऐसे ध्यान से समझना, मैं उस क्वेश्चन पर वापस आता हूं। यहां पर रेगुलर हेक्सागन अगर कभी भी है, तो इसके अंदर की तरफ हमेशा और हमेशा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। रेगुलर हेक्सागन अगर कभी भी है, तो इसके अंदर की तरफ जो ट्रायंगल बनेंगे वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। ये ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा। ये रेगुलर हेक्सागन अगर कभी भी है, तो उसके अंदर की तरफ अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए पढ़ो और करने की कोशिश करो। बी सी ई 78 होगा क्या? बी सी ई, ना ना, ये बराबर होता है। बी सी 102, 102, आप कंफ्यूज हो भाई? तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तीनों शीर्षों को काटकर एक अपने पास रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान से, रेगुलर अपने अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको हम लोगों ने बना लिया है, ए बी सी मान लो। इसके तीनों कोने को काटकर हम लोगों ने क्या किया, एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है। इसके तीनों कोने अगर काट दिए जाए, और यहां से ये भी कोना अगर काट दिया जाए, और ये भी कोना अगर काट दिया जाए, और ये अगर हम लोग एक रेगुलर हेक्सागन बना लें, तो मुझे ये बताइए, रेगुलर हेक्सागन की तरफ
आप लोगों को ये पता होगा, इसको बाहर की तरफ बढ़ाने पर जब भी एंगल 120 डिग्री हो ना, ये विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, ये 1 2 3 4 5 6 साइड आ गई, ये अपने पास अंदर वाला एंगल अगर 120 डिग्री है तो याद रखना इसके बाहर भी अपने पास एंगल जो होगा ये 60 डिग्री होगा। तो ये बाहर भी तीनों वापस अगर हम लोग चेक करें तो अंदर तो हेक्सागन बना दिया, लेकिन ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। इसकी साइड अगर ए है, ये भी अपने पास ए ही, तीनों बराबर होंगे। ऐसे बाहर की तरफ जो बच गए उनकी साइड अगर मैं ए मानूं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोने भी इसके समबाहु त्रिभुज बनाते टाइम ध्यान रखना ये होगा। और इसके अंदर की तरफ जो अपने पास बनेगा वो मुझे बताइए कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, तो आप कहोगे सर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे यहां से इसके अंदर की तरफ। यहां पर इसके अंदर की अगर हम लोग बात करें तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। और मुझे बताइए त्रिभुज का कितना परसेंट, षटभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना परसेंट है, तो हमारे पास इस ट्रायंगल में टोटल 9 है, इस ट्रायंगल में टोटल 9 ट्रायंगल हैं, और समषष्टभुज में कितने हैं 6, तो टोटल 9 में से 6 है, और परसेंटेज के लिए इंटू करेंगे 100 से, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, और 200/3 में अगर आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो 66.66% ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या? इसने यही पूछा षटभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इस चीज का यहां पर कोई यूज नहीं है, हम लोगों ने सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अपने पास जैसे आप लोग कोने काटोगे तो अपने पास 6 तो अंदर बनेंगे, 3 बाहर, तो टोटल ट्रायंगल के एरिया को मैं मान सकता हूं 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हेक्सागन का एरिया मैं रिपीट कर रहा हूं, गिनो इसको देव, 1 2 3 4 5 और 6। तो हेक्सागन का जो एरिया होगा वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होगा। ट्रायंगल का जो एरिया है पूरा 6, ये तो है ही है, ट्रायंगल में ये भी काउंट होगा 7, ये भी काउंट होगा 8, ये भी काउंट होगा 9। तो टोटल के एरिया में अपने पास 9 है, उसमें से हेक्सागन का एरिया कितना है, तो 6 के बराबर है, इनटू कर देंगे 100 से, सोल्व करते ही ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। ये कुछ करवाए हुए क्वेश्चंस आपको हैं, थ्योरी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, करने की कोशिश करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आप लोगों को ये पता है क्या, और थ्योरी में मैंने याद भी करवाया था कि x प्लस वाई बराबर, ऐसा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हो तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी होगा, क्या ये आप लोग जानते हैं क्या? x प्लस वाई बराबर a प्लस बी होगा, ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग इस फॉर्मूले को जानते होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए मुझे बताने की कोशिश करना, क्योंकि ये थ्योरी के क्वेश्चन है, सीडीएस में आया था एन के, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चंस ये जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस आपको लगभग बहुत सारी जगह मिलेंगे, कहीं संख्याओं में मिलेगा, कहीं थ्योरी में मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, सी व डी के एंगल बाइसेक्टर अगर मिलते हैं, सी व डी के एंगल बाइसेक्टर, तो ये बात बताइए एंगल सी व एंगल डी के बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, एंगल ई जो होता है वो मुझे बताइए क्या अपने पास हाफ ऑफ एंगल ए प्लस जो 2 एंगल बच गए उन दोनों के सम का आधा होता है क्या? ये बात मैंने समझाई भी थी, कहां से आता है लिखवाया भी है, तो 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ए प्लस बी का मान, क्या ये अपना आंसर आ जाएगा? थ्योरी याद है क्या, मुझे बताइए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, वैसे एरिया का क्वेश्चन है लेकिन आसान है, आपसे होनी चाहिए, करने की कोशिश करो। रोहित, इनके नए क्वेश्चन पिछले साल 2020 में नहीं आए हुए हैं, जैसे ही आएंगे तो वो चीजें अपडेट हो जाती हैं। बाकी आपको, और मैं आपको अपडेटेड मटेरियल जो है और टफ क्वेश्चन थोड़े अपडेट डालूंगा मैं आपके लिए, और मैं सोल्व भी करवाऊंगा उनको। अजू ये तो थ्योरी है भाई, इसको क्या करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, 3 नंबर। ना मिसलेनियस नहीं है निर्मा जी, ये क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस तो करेंगे हम लोग। ए ओ बी और डी एक चतुर्भुज है, तथा ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए ओ बी जो है वो अपने पास 90 डिग्री है। देखना ए ओ बी, ये जो अपने पास है ए ओ बी, ये अपने पास 90 डिग्री है। एक क्वाड्रिलेटरल में ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। ऐसे ही ए बी डी, क्वाड्रिलेटरल तो ए बी डी है, आगे जो अपने पास ए बी डी, ये भी 90 डिग्री है। ये पॉइंट आप लोग डी मान लो और ये डी मान लीजिए आप लोग, और ए बी डी 90 डिग्री, ये क्वाड्रिलेटरल अपने पास बन रहा है जहां बी ए डी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा।
तो ध्यान रखना आप लोग एक बात, थोड़ी 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 चीजें मैं याद करवाते जाता हूं। जिस बच्चे ने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन एक चीज आप लोग याद कर लो, जिन बच्चे ने नहीं पढ़ी है वो आप लोग ये चीज याद कर लो, ये 30 डिग्री अगर कभी भी हो तो ये अगर ए होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्री से टेन लगाया है वो √3 a होगा। 30 डिग्री के पास वाली साइड कभी भी निकालने तो √3 से इंटू करते हैं। ओ ए का मान 3 है, ये 3 है, ये 4 है। पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बताइए कि 5 होगा क्या, और ये 5 होगा तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 5√3 होगा, ये 5√3। 5 को 30 डिग्री के पास वाली साइड जब भी निकालनी है तो इसको √3 से हम लोग इंटू करते हैं। यहां पर मुझे बताओ, अब आप लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर फाइंड आउट कर सकता हूं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 इंटू 4, और इस इक्विलेट इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 5 इंटू 5√3। इन दोनों को आप लोग ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे ये अपने पास टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। तो ये तो आ गया 6 और ये आ गया 25√3, 25√3, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 2 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन आप लोग आपके सामने आए उसको हमेशा आप लोग मुझसे पहले पढ़ने की कोशिश करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ो और करने की कोशिश करो, 100% समझ में आएगा। ये फिगर नहीं बन पाते इसलिए फिगर बना दिया आपकी बार। राइट एंगल का फॉर्मूला तो मेंशुरेशन से पता ही होगा भाई आपको। हाँ जय सिंह, कुछ क्वेश्चन में होंगे कुछ में नहीं होंगे। कोई एक आधा ही क्वेश्चन होता है जिसमें होते हैं, बाकी नहीं होते वहां पर। ठीक है दादा, बढ़िया है एकदम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। In the given figure, PQRS is a quadrilateral. If QR equals to 18 and PS equals to 9, then what is the area of quadrilateral PQR और S? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये PQRS में एक फ्रेज पेज पर एक डायग्राम आप लोगों के लिए बनाता हूं, PQR और S। ध्यान से सुनना, वापस मैं बना रहा हूं। वैसे डायग्राम इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन फिर भी एक बार मैं वापस आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ये अपने पास PQR और S ऐसे अपने पास दिया हुआ है। ये अपने पास दिया हुआ है P है, ये Q है, ये R है, और ये अपने पास S है। डायग्राम मुझे वापस बनाना पड़ेगा एक बार। P, Q, R और S, एक बार फिर बनाता हूं डायग्राम। ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। यहां पर ये देखिए QR इक्वल्स टू अपने पास 18 है और PS इक्वल्स टू 9 है, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 18 है, यहां पर ये वैल्यू अपने पास 18 है, और ये वाली जो वैल्यू है वो अपने पास 9 है। ये कौन अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री, ध्यान से समझना। ये कौन 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कौन 60 डिग्री दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। और ये कौन दिया हुआ है 150 डिग्री, इतना हमें गिवन है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और इसका एरिया हम लोगों से पूछा गया है। एक बात जिससे क्वेश्चन आपको दिमाग में आना चाहिए, मतलब एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी कोण ये 120 डिग्री है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार आप दिमाग लगाना कि अगर कभी भी ये एंगल हम लोगों को 120 डिग्री अगर दिया हुआ है, ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको इधर आगे की तरफ बढ़ाने पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये कोण 60 और 60 होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही कभी अगर अंदर की तरफ बने एंगल अगर 60 और 60 हैं, पहले से ये दिया हुआ है, ये भी 60, ये भी 60, तो इसको आगे की तरफ आप लोग बढ़ा दोगे तो भी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, 60 और 60। ये याद रखना। पी और आर 180 क्यों है? पवन ये कौन से नियम से होगा 180 पी और आर? कहां लिखा हुआ है, कौन सी बुक में, किसके नोट्स में, कहां आज तक लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर अपने पास इसको अगर आप लोग आगे बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर इसको भी आगे बढ़ाता हूं, ये लो आगे बढ़ा दिया, और इधर वाले इस पॉइंट को भी अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, जहां पर ये पॉइंट दोनों मिलेंगे वहां पर बना जो कोण होगा, इस पॉइंट को एक बार मैं टी नाम दे रहा हूं, तो मुझे बताइए यहां पर बना कोण क्या अपने पास 60 डिग्री होगा? और वो 60 क्यों होगा, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग?
तो बताइए ये 60 डिग्री होते ही, और मुझे बताओ ये तो 60 होगा, और यहां पर ये 60 डिग्री होते ही ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये कौन सा ट्रायंगल अपने पास बनेगा? समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज अगर बन गया तो यहां से यहां तक की हाइट मुझे सब लोग बताओ, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या 18 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 18 होगी। और ये साइड भी कितनी होगी? ये साइड भी अपने पास 18 होगी। पहले तो मुझे ये बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा, वो मैं आपको समझाता रहूंगा, उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये अपने पास 18 कैसे आया? बोलो तीनों साइड 18 18 कैसे आई? क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? सभी के समझ में आ गया यहां पर? तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, मुझे बताओ ये कौन, क्या 30 डिग्री अगर मैं लिख दूं तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? क्योंकि अंदर वाला अगर 150 है तो ये वाला कौन 30 डिग्री लिख दूं तो क्या एकदम सही है क्या? 150 है, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री, अंदर वाला 150 है तो बाहर वाला होगा 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री है तो क्या 90 डिग्री होगा क्या? और अपने पास अब की बार 30 के पास वाली साइड दी भी है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। पिछली बार मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालना है, ये 60 है, ये 30 है, 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो ये √3 से हम लोग इंटू करते हैं। लेकिन उल्टा करना हो, ये गिवन है और ये निकालना हो, अगर ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी हो, तो मुझे बताओ ये वाली साइड 60 के पास वाली साइड क्या 9/√3 होगी क्या? 9/√3 का मतलब, क्योंकि ये साइड 9 है, ये वाली जो साइड है वो 9 है, 9/√3 का मतलब क्या अपने पास 3√3 है? कि थोड़ा सा मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है यहां पर, ध्यान रखना ज्योमेट्री नहीं है। √60 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू करते हैं, और 60 के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो √3 का भाग देते हैं। ये एक्स है तो 60 के पास के लिए √3 से हम लोग भाग देंगे। अब मुझे ये बताओ, हमें तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए था, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से, जो कि अपने पास है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर 324, उसमें से अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो 9 है और हाइट 3√3 है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास यहां से मुझे बताओ सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा क्या? जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये इससे कट रहा है 81 टाइम, ये 27 गुना 2 162, जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, इसको सोल्व करोगे तो 135/2 इंटू √3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो एक आधा क्वेश्चन इस टाइप से कभी कभार आ सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन बाहर की तरफ बढ़ाने पर, तो ये दोनों चीजें आप लोग विशेष तौर पर याद रखना, अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 5 नंबर मैं थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं, 162 रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 6। 3/4 कहां से आया? 3/4 कहां है भाई? 3/4 कहीं पर है, ये फॉर्मूले में होता है, √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के एरिया का। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, चलो करो। लोकेंदर अपडेट करवा दूंगा मैं अभी, नहीं मिली तो। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर ये वाला ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी और डीसी अगर पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल होते ही मुझे बताओ ये एंगल अगर एक्स होगा तो क्या ये भी अपने पास एक्स होगा क्या? आप बोलोगे सर जरूर होगा। और मुझे बताओ एक्स अनुपात वाई, यहां से अगर वाई को नीचे ले आओगे तो एक्स और वाई का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 4:3 आ गया? बिल्कुल ठीक है क्या? और आगे से अगर इसकी मैं बात करूं, वाई और जेड को अगर नीचे ले आओगे, यहां से हटाकर यहां लाओगे, तो वाई अनुपात जेड जो होगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास 3:8 होगा क्या? अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो मुझे बताओ एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड जो होगा वो क्या 4 3 और 8 आ गया है क्या? 4 3 और 8 आ गया है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, ये देखिए वाई डिग्री, ये जेड डिग्री और ये एक्स डिग्री, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4 और 3 7 और 8, यहां पर रेशियो का सम 15 है, तो बताओ 15 की वैल्यू अपने पास 180 डिग्री है रेशियो में, तो रेशियो में एक का मान कितना होगा? तो मुझे बताइए एक का जो मान होगा वो क्या अपने पास, यहां पर एक की जो वैल्यू होगी वो क्या 12 होगी क्या?
एक की वैल्यू अगर 12 होगी तो 4 का मान कितना होगा, 48 होगा। यहाँ पर बी ए डी ये वाला एंगल पूछा है। अगर अपने पास ये 48 है एक्स का मान, बाकी वाई और जेड का मान क्या होगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये 48 है, ये 36 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल मुझे बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या। इन दोनों का सम 84 हुआ, तो क्या 96 डिग्री आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। जेड का काम कैसे नहीं है भाई, जेड का काम है तभी तो ये एक्स आया, नहीं तो एक्स कैसे आता बताओ। जेड का काम अगर नहीं होता तभी तो ये अपने पास एक्स आया है, नहीं तो अपने पास कैसे होगा। वाई का मान इसके कारण 36 नहीं होगा कि ये 36 है तो वाई बराबर 36, और यहां से वो तो गलती से दोनों बराबर आ गए। वाई का मान, एक का मान 12 है तो तीन का मान 36 होगा, वो बाद में करने से बराबर आ गया, पहले ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना है। तो ये जेड कैसे बना रहे हैं जो कुछ बच्चे बना रहे हैं, वो दोनों गलती से बराबर आ गए, इसलिए हो सकता है आपने वैसे सोच लिया हो। नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसका मान इसके कारण 36 नहीं है, वैसे ट्रायंगल के कारण 36 है, क्योंकि ये कहां का है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसा हम लोगों को नहीं दिया हुआ, तब बनता है यहां पर जेड। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको
देखो एबीसीडी एक आयत है, एबी व बीसी की लंबाइयों का अनुपात 3:2 है। बिल्कुल आसान और छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री है। एबीसीडी एक आयत है अपने पास, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, इनकी अपने पास रेशियो जो है इनकी लेंथ का, वो 3:2 दिया हुआ है, जिसमें पी ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मिड पॉइंट जो है ए बी का वो पी है, तो पी मिड पॉइंट है, तो ये 1.5 होगा। तो इसने पूछा साइन सी पी बी क्या होगा, ये लो। तो साइन का जो रेशियो होता है वो बात आप लोग ध्यान रखना, साइन सी पी बी। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, क्या ये अपने पास यहाँ पर इसका स्क्वायर अपने पास 4 होगा? और क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो क्या? क्योंकि साइन जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। साइन सी पी बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो अपने पास बीसी है और हाइपोटेनस अपने पास पीसी है। ये अपने पास है, तो यहां पर मुझे बताइए 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2.25। पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूं, तो यहां पर 6.25 का रूट क्या 2.5 होगा क्या? तो ये जो अपने पास आ गया है वो 2.5 आ गया है। तो यहां पर ये 2 होगा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। 5 से कट जाएगा 4 बार और 5 से कट जाएगा 5 बार, तो आंसर आ गया अपने पास 4:5। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या चल सकते हैं क्या? साइन लिखा हुआ है भाई, अब की बार तो ये क्वेश्चन नहीं बनता कि साइन क्यों, अब की बार तो पूछा ही है इसने। क्या आदत तो नहीं होगी कि ये वाला क्वेश्चन साइन और कोस जब भी सर लिखेंगे तो मैं पूछ लूंगा कि साइन ही क्यों लिया? ये डायग्राम, आप डायग्राम मत देखना, यहां पर इसको पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, मैं पढ़ाऊंगा गोल्डन कुछ दिनों में। यदि आयत ए बी सी डी समबाहु त्रिभुज ए बी और ई, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर ऐसा अगर कभी भी हो ए बी सी और डी, ये अपने पास है, एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है, एक अपने पास सी है और ये अपने पास डी है। यदि ए बी ई का क्षेत्रफल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी ई, इसका जो क्षेत्रफल है ये मुझे बताइए अगर 7 है, ये आइसोसेलेस दे या कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर अपने पास 7 है और ई सी इक्वल टू 3b, ध्यान से सुनना, ई सी इक्वल टू 3b है, इसका मतलब बी ई की वैल्यू अगर मैं 1 लूं, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, अगर इसकी वैल्यू मैं 1 लूं तो क्या ये अपने पास 3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ये अगर 3 होगा तो इसको इससे अगर मैं मिला दूं डायगोनल, तो आप लोगों को याद होगा एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास बेस का रेशियो है, और बेस का रेशियो आइसोसेलेस, ध्यान रखना है यहां पर इस क्वेश्चन में देना जरूरी नहीं है, इसने दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की वैल्यू अगर 3 है तो मुझे बताओ 3 का मान क्या 21 होगा क्या? यहां पर 3 की वैल्यू 21 होगी और डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, अगर आपको याद हो तो। विकर्ण जो होता है क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, तो मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल अगर 28 है तो क्या इधर वाले का एरिया जो होगा वो भी क्या 28 होगा क्या? 28 और 28 जो टोटल का एरिया आ गया है वो मुझे बताइए क्या 56 आ गया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखना, किसी ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल, अगर साइड छोटी है तो सामने का एंगल सबसे छोटा होगा और बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा किसी भी ट्रायंगल में। ये अपने पास ए है, बी है, सी है। मान लो सबसे बड़ी साइड अगर बी सी है, उससे छोटी साइड ए सी है और सबसे छोटी साइड अगर ए बी है, तो सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा एंगल ए सबसे बड़ा होगा, फिर ए सी के सामने का एंगल बी आएगा और उसके बाद नंबर किसका आएगा? सी आएगा। बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी और छोटे कोण के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। ये आप लोगों को अगर पता है तो ये अपने पास दिया हुआ है 14, ये अपने पास दिया हुआ है 15, तो मुझे ये बताओ ए बी का जो मान है वो पीसी का मान दिया हुआ है 9। अगर आयत है ये 9 है, ये 14 है, तो ऊपर वाला बचेगा अपने पास सबसे पहले 5। और बताओ 15 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या ये अपने पास 12 बन गया है क्या? 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर, अगर 15 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? और ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12, और यहां पर 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर अगर आप लोग ऐड करते हो तो मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या 13 का स्क्वायर आ जाएगा क्या? तो सबसे बड़ी साइड इन तीनों, इस ट्रायंगल में इन तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड 15 है, तो 15 अपने पास सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो एंगल ए होगा। फिर 14 है तो एंगल कौन सा होगा? बी होगा, बीटा होगा। और फिर अपने पास 13 है तो अपने पास अल्फा बीटा और गामा, ये अपने अल्फा बीटा और ये अपना आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा और डेल्टा। तो ये मुझे बताइए ऑप्शन जो आ गया वो क्या ए ऑप्शन आ गया है क्या? सबसे बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी, सबसे छोटे कोण के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मुझे बताओ क्या थ्योरी में मैंने समझाया है क्या? आपको बताओ।
क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी पढ़ाते टाइम ऐसा क्यों होता है, क्या आपको बताया था क्या? और बताया था तो इसका सही सही आंसर बताओ। यहां पर मैंने कहा था ये बीच वाला जो एरिया अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इस वाले भाग का जो एरिया होता है टोटल का, अगर मैं 8 मानूं, तो ये वाला जो एरिया होता है बीच वाला, अगर ये मिड पॉइंट अगर है, तो इस येलो वाले का या व्हाइट वाले का पार्ट का जो एरिया होता है टोटल को अगर मैं 8 मानूं, तो इस वाले भाग का एरिया क्या 3 होगा क्या? और इसका एरिया 3 है, टोटल का अगर 8 है तो इसका 3 है। भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और अछायांकित शेडेड और अनशेडेड पार्ट का एरिया आप लोग बताइए। तो मुझे बताओ 8 में से 3 इसका है, तो ये जो अपने पास शेडेड सेडेड पार्ट जो है इसका एरिया मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 5 होगा क्या? और ये कितना है अपने पास अनसेडेड पार्ट का, कितना है 3। तो सभी लोगों का आंसर मुझे बताइए क्या सी था क्या? और ये ऐसा क्यों होता है मन, ये थ्योरी में भाई मैंने समझाया है। ये 8 और 3 थ्योरी से आपको है, और यहां पर सिर्फ 8 में से मैंने 3 घटाया है भाई, ये 3 है तो इनका बचेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो और आप लोगों का आंसर आना चाहिए, कीजिए। 8 नंबर में क्या आ गया भाई? 8 नंबर तो छोटा और आसान क्वेश्चन है भाई, क्या नहीं बताया था कि आपको बेस का रेशियो वही होता है जो अपने पास ट्रायंगल में एरिया का रेशियो, तो ये 1:3 दिया हुआ है। तो ये 7 है तो 21 होगा। 7 गिवन है, 21 28, और इधर भी 28 56। हाँ बन सकता है अलग भी। 8 क्यों माना, ये थ्योरी में माना था नीरज, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिकल की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। कर लो सत्यन, ये मैं अभी बात कर लेता हूं थोड़ी देर बाद। पी क्यू आर ए का आयत है, एपी इक्वस टू 22, पी क्यू इक्वस टू अपने पास 8। ये एक रेक्टेंगल हम लोगों को दिया हुआ है, देखिए मैं बनाता हूं आपके लिए। ए पी, पी क्यू आर ए, ये अपने पास इस प्रकार से है, पी है, क्यू है, आर है और ए है। पी ए पी का मान अपने पास दिया हुआ है 22, और इसकी वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 8। ध्यान से सुनना, ट्रायंगल ए बी सी, इसकी एक साइड तो अपने पास पी क्यू आर ए, एक साइड तो अपने पास ए है, ध्यान रखना। जिसका पी क्यू आर की भुजाएं इस प्रकार से है कि बी क्यू इक्व टू 2 सेंटीमीटर, बी क्यू इक्व टू 2 है, और क्यू सी इक्व टू अपने पास 16 है। इसका मतलब क्यू सी इक्व टू अगर 16 है, तो ये सी पॉइंट आप लोग यहां पर बना लीजिए। क्यू सी इक्व टू अगर ये है 16, क्योंकि 22 है तो ये अपने पास 16, क्यू सी 16 यहां पर बना लीजिए। और अपने पास यहां पर भुजाओं पर है तो इधर तो अपने पास क्यूसी हो नहीं सकता, और यहां पर ये जो दूसरा है पी क्यू का मान अपने पास 8 है, पी से क्यू तक 8 है, ठीक है। बी क्यू बराबर 2 है, यहां पर बी पॉइंट आप लोग यहां बना लीजिए। बी क्यू का मान अपने पास दिया हुआ 2, तो ये नीचे की तरफ अपने पास बचेगा 6, बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझे ये बताइए, पी क्यू आर ए बिल्कुल ठीक है, क्यू सी 16 है, ए बी व बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु, ध्यान से सुनना, ये अपने पास जो है ये और ये। तो सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताना, सब लोग, क्या आप लोग समझ पाएगा सबसे पहले? यहां पर मुझे बताइए ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? ए बी व एस बी सी के, ध्यान से सुनना, ए बी व बी सी के मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट यहां पर ये है, और यहां पर इसका मिड पॉइंट ये है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बात बताओ, ये टोटल अगर 8 है, ध्यान से सुनना, ये अगर 8 है तो क्या ये भी अपने पास 8 होगी क्या? और यहां पर टोटल 22 थी, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ये 22 है, ये 16 है, तो इधर वाली कितनी बचेगी 6। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बताइए 10 का स्क्वायर होगा। ये वाली साइड ट्रायंगल की 10 कैसे आ गई, क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? वैसे ये बोलता जा रहा है, डायग्राम हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, ध्यान रखना, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। आया हुआ क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा हूं। सभी को समझ में आ गया? तो मुझे बताओ मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होगी ट्रायंगल में, ये अगर 10 है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो मुझे बताइए क्या 5 होगी क्या? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये आपको पता होगी। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ठीक है दिशा। शुभम आज कोशिश करेंगे भाई, और जिस बच्चे से एक बार बात हो जाए वो लोग कॉल वापस हैंड रेस मत किया करो भाई। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो बच्चों को कि इन इन बच्चों से बात कीजिए, वो ऐसे आजकल ऐसा हो गया है। तो आप लोग जिन बच्चों से एक बार बातचीत हो जाती है उनको आप अटेंड, वो आप लोग वापस नहीं लगाया करो।
राजेश राहुल मत किया करो भाई। ऊपर दिए गए आरेख में एबीसीडी एक आयत है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एडी इक्वल टू 4 है। क्या आप लोग क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं क्या? करते हैं द किंग, आज करते हैं भाई। ये देखिए एडी इक्वल टू अपने पास 4 है। मैं तो देखिए प्रत्येक बच्चे से ही, क्योंकि बात करने के लिए मैं लास्ट में 5 मिनट रखता हूं। ए बराबर ए बी, ये दोनों अपने पास इक्वल हैं। ई एफ डीबी पर लंबवत है, ये साथ साथ अपने पास ये भी है, बिल्कुल ठीक है। और डीएफ के आधे के बराबर है, डीबी के लंबवत है, और ईएफ जो है वो डीएफ के आधे के बराबर है। तो डीएफ को अगर एक बार मैं 2x मानू, ध्यान से सुनना, तो इसको क्या x मान सकता हूं क्या? ये x मानोगे तो वो x/2 होगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डीईएफ का क्षेत्रफल 5 है, इसका जो क्षेत्रफल है वो अपने पास 5 दिया हुआ है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ ये कौन 90 डिग्री अगर है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मुझे एक बात बताओ, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? कि इसके एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। मैं इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है उसी को मैं लिख रहा हूं, बाकी को मैं परेशान कर नहीं रहा हूं किसी को भी। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस तो अपने पास 2x है और हाइट अपने पास x है। तो सब लोग मिलकर मुझे बताइए 5 अगर दिया हुआ है तो क्या अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो x की वैल्यू क्या √5 आ गई? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि इसकी वैल्यू √5 अपने पास आ गई है और ये अपने पास x का मान √5 आ गया है, तो ये 2√5 अपने पास आ गया है। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? 2x कैसे आया? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई, इसके आधे के बराबर है, तो एक को 2x मानोगे तो ई एफ का मान उससे आधा होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। डी एफ एंड हाफ टू डी एफ डीबी। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है डीबी के और हाफ है डी एफ के, दिया हुआ है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था, मुझे बताओ इसका स्क्वायर अपने पास 20 होगा, इसका स्क्वायर 5 होगा। मुझे बताइए शमशुल भाई, क्या आपके पास पूरा दिमाग लगाकर ये 5 कैसे आएगा? जिंदगी का अलग से जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे साइड निकाल लोगे क्या? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास रूट का 20 होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, और उसका रूट करोगे तो अपने पास 5 आएगा। बोलो ठीक है क्या? अब ये रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 3। और ये कहा है इसने मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में मिड पॉइंट का है, ये 3 है तो ये भी 3 है। तो मुझे बताइए ये वाली साइड तो आपके पास टोटल हुई 6 रेक्टेंगल की, ये हुई 4, तो एरिया जो होगा वो क्या 24 होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया है, 24 अपना आंसर आ गया है। क्या हम लोग आगे बढ़े? 3 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करो और फिर देखो क्या आता है, और जो आए उसका रूट करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी क्लोज ही हैं भाई, देखो नजदीक नजदीक हैं, आप भी नजदीक हो, मैं भी नजदीक है, कहां दूरी है? ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से समझना। ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी और डी, ठीक है बिल्कुल। यहां से इसके जो दोनों विकर्ण हैं ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ये लो। डी ए सी कहां पर है? डी ए सी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ठीक है। डी ए सी ये वाला कोण 40 डिग्री है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, ये कोण 40 डिग्री है। मुझे बताओ ए ओ बी ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री। ये कोण अगर 90 डिग्री होना है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये डी बी सी ये वाला कोण पूछ रहा है कितना होगा? तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये कोण अगर 90 डिग्री है तो क्या ये कोण भी 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि अपोजिट अपने पास एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, और ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो अगर पैरेलल होती हैं दोनों लाइन, तो ये वाला कोण अगर 40 डिग्री है तो मुझे बताओ क्या ये भी 40 डिग्री होगा क्या? ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण। तो अपने पास ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री आ गया? 50 डिग्री। बोलिए आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये अपने पास जो है ना, ये अपने पास इसका क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। ये ध्यान रखना, मैं वहां पर लिखवाऊंगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है अपने पास साइड फर्स्ट का स्क्वायर इंटू साइड सेकंड का स्क्वायर। दो जो साइड होती हैं, तो ये जो साइड फर्स्ट मान लो एक को, और दूसरे को साइड सेकंड मान लो। अभी ये चीजें मैंने नहीं पढ़ाई हैं, तीसरा जो चैप्टर है मेंसुरेशन उसमें मैं आपको लिखवाऊंगा, उसका ये क्वेश्चन है। कहां से आई ये फॉर्मूला वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी इस चीज को मैं छोड़ रहा हूं।
क्योंकि मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कर सकते हो सन्नी, अगर वो मिड पॉइंट पर मिल रहा है तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ विक्की, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए पी क्यू आर और एस एक समांतर चतुर्भुज अगर अपने पास है, ये एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। मुझे बताओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये है, ध्यान से समझना, ये एक समबाहु त्रिभुज अगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। और भुजा की लंबाई 8 है, तो मुझे ये बताओ इसकी अगर प्रत्येक साइड अपने पास 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी अपने पास 8 है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक साइड अपने पास 8 हो, तो भुजा की लंबाई 8 हो, तो क्यू एस का मान आप लोग बताइए। तो ये अपने पास अगर 8 है, तो सभी लोग मिलकर बताओ क्या समांतर चतुर्भुज की पास पास वाली साइड अगर बराबर हो गई, इसका मतलब क्या एक रोम्बस बन गया है क्या? लिखा हुआ तो यही मिलेगा, लेकिन आपको खुद को समझना है पास पास वाली साइड बराबर होते ही कि रोम्बस बन गया है क्या। और रोम्बस का प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री होता है? 90। ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री। ये 8 था, तो मुझे बताओ नीचे की तरफ भी 4 होगा और ऊपर की तरफ भी 4 होगा। तो क्या अब यहां से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इस वाले की लेंथ, शमसुल भाई पाइथागोरस थ्योरम मुझे बताओ क्या आप लगा लेंगे क्या? इस वाले की जो लेंथ होगी वो मुझे बताओ 8 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर अगर माइनस करते हो, 64 में से अगर 16 माइनस करते हो, तो ये अपने पास कितना आएगा? √48। और √48 को क्या हम लोग, है ना, काइट रोम्बस नहीं होता भाई, 4√3 हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? ये इधर भी 4√3 आएगा और ये हमेशा मिड पॉइंट पर काटता है, ये आपको पता होगा। तो ये 4√3 आएगा, तो ये भी कितना आएगा अपने पास? 4√3। तो टोटल जो अपने पास आ गया क्या 8√3 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 2 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी हाइट का 2 टाइम्स है। ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर ये डायग्राम गलत बन गया है इसका, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का डायग्राम अपने पास गलत बन गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा नहीं, एक अपने पास पैरेललोग्राम इसने बोला है। ये पैरेललोग्राम ये बोल रहा है यहां से यहां तक। मुझे बताओ इसने एक पैरेललोग्राम बोला हम लोगों को, पी क्यू आर और एस। P है, Q है, R है और S है। देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, P, Q, R और S ये एक पैरेललोग्राम है। इसने ये पूरा नहीं बनाना है आपको, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर ध्यान से समझना, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, आगे आपको बनाना ही नहीं है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन से एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले वहां पर बना कोण मुझे बताइए क्या 90 डिग्री होगा क्या? पहली बात तो ये आपको पता होगा कि ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। और इसके बाद इसने कहा कि PQ के समांतर एक लाइन हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ की है। ये PQ के पैरेलल एक लाइन जो है वो हम लोग खुद ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन PQ के पैरेलल एक लाइन हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ की है जो LOM है। इसके पैरेलल एक लाइन खुद ने ड्रॉ की है जो LO और M है। तो बताइए LO किसके बराबर होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान रखना L से O तक और अपने पास यहां से O से M तक ये दोनों जो होंगे वो अपने पास in the figure as shown PQR is the parallelogram, PQ and QR the angle bisector of P and Q, angle OM is drawn parallel to PQ। अपने पास ये L है भाई, ये पूरा जो है ना ये एंगल टाइप हो गया, LOM करना है इसको इंग्लिश में, पैरेलल टू PQ। बोलिए ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, अगर मैं यहां से, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींचता हूं इसके यहां से ओ से पास होती हुई और एक इसके पैरेलल लाइन खींच दूं, ये जो अपोजिट एंगल पैरेलल अपने पास है, यहां से अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींचता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, डायग्राम अपने पास ऐसे बनेगा। तो ये लाइन अगर अपने पास एक्स है, ध्यान से सुनना, ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे मुझे बताओ।
तो आप कहोगे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई। और एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल अगर एक्स होगा, इसके कारण क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी, मैंने खुद ने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ये एंगल एक्स होगा तो ये भी अपने पास एक्स होगा, पहली बात। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो गए तो क्या ये और ये दोनों बराबर होने के, यहां से यहां तक ये बराबर होने हैं। ये अगर ए होगा, मुझे बताओ इसका मान अगर ए होगा तो क्या ये भी अपने पास ए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल पूरा 90 था तो ये नीचे वाला एंगल कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये 90 माइनस एक्स बचा। ध्यान से समझो, अगर मैं नीचे वाले एंगल की बात करूं, ये 90 माइनस एक्स अगर है तो मुझे बताइए नीचे वाला जो एंगल होगा वो भी क्या अपने पास 90 माइनस एक्स होगा? क्योंकि पूरा एंगल 90 था, ऊपर वाला एक्स अगर है तो नीचे वाला 90 माइनस एक्स कैसे आया? क्या बात समझ पाए हो क्या? और ये 90 माइनस एक्स अगर है तो ये भी कितना होगा? ऑल्टरनेट के कारण, क्योंकि लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये 90 माइनस एक्स अगर है तो ये वाला एंगल भी क्या 90 माइनस एक्स होगा? बोलिए ठीक है क्या? और ये नीचे वाला 90 माइनस एक्स अगर है तो ये एंगल बाइसेक्टर अगर था तो मुझे बताओ कि ये भी 90 माइनस एक्स होगा क्या? मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स। तो ये वाली साइड ये और ये वाली साइड ये बराबर होनी है। तो क्या ये भी अपने पास ए हो गया क्या? और ए अगर हो गया तो ये अपने पास ए और ए के कारण मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट से कभी भी पैरेलल लाइन खींचते हो तो प्रत्येक पैरेलल लाइन को हमेशा मिड पॉइंट पर ही मिलाते हुए आगे बढ़ती है। इसके कितनी भी पैरेलल लाइन आप लोग खींच लो, उनको हमेशा मिड पॉइंट पर काटते हुए ही आगे बढ़ेगी। कितनी भी पैरेलल लाइन आप लोग खींच सकते हो, मिड पॉइंट पर काटते हुए हमेशा आगे बढ़ेगी। इसके टोटल वैसे 25 क्वेश्चन है, लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको करवा दूंगा मेंसुरेशन में। 2p इकाई विकर्णों का योग क्या होगा, क्षेत्रफल आप लोग बताइए, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बताइए, सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन में वापिस आ जाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं कुछ बच्चों से अब बात करता हूं। जो भी बच्चा एक बार कॉल अटेंड कर ले भाई, जिस भी बच्चे से एक बार बातचीत हो जाए वो बार बार कॉल नहीं लगाया करो, क्योंकि यहाँ पर फिर उन्हीं उन्हीं बच्चों का ये दिखाता रहता है। और जो भी बच्चा अब जाना चाहता है वो जा सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी बच्चों से हो पाए यहाँ पर बातचीत हो पाए। भाई अब कोई भी हैंड रेज करना मत, मैं कोशिश करता हूँ। हेलो। 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 नमस्कार सर। सर मैं 4 महीने से सर वेट कर रहा हूँ सर आपसे बात करने के लिए। आज सर बात हुई आपसे सर। हाँ भाई दी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। सर आपके सर मुझे मैथ सर बहुत अच्छी समझ में आती है सर। थैंक यू भाई। सर मैंने आपके लिए सर मैंने IQ नहीं किया सर, सिर्फ आपसे बात करनी है सर। मैं बहुत परेशान था, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। बताइए, आज खुल के बात कीजिए। यस सर। सर मतलब सर मेरी मैथ सर मीडियम है, हाँ, लेकिन सर जब मैं आगे बढ़ता हूँ सर तो सर पीछे वाले क्वेश्चन सर मुझे सर थोड़ा सर आधे से भी याद हो पाते हैं सर। मतलब देखो सर एक भूल चीज मैं जाता हूँ सर। बताता हूँ भाई, प्रत्येक बच्चे को सुनना, आप भी सुनना, बाकी प्रत्येक स्टूडेंट सुनना। आज हमारी ज्योमेट्री जो है यहाँ पर अपनी खत्म होती है मेरी तरफ से। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे लगभग टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, 11 या 12 तारीख से आपके लिए एक 4 से 5 में एक सेशन और ले आऊंगा। वो डेट 11 या 12 से ले आऊंगा। इतने आप लोग उसको वापस रिवाइज कर लो, या 9 से ले आएंगे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 11 से ले आएंगे। एक 10 घंटे की क्लास में आपकी और लगा दूंगा, और उस 10 आवर्स की क्लास में आपको मिक्स बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। उससे पहले मैं आपको प्रत्येक टॉपिक का ऐसा मैं एक बार लगा के देख लेता हूँ। एक टॉपिक की अगर वो सही सक्सेसफुल बढ़िया रहती है, आपकी अगर हेल्प करती है, तो प्रत्येक चैप्टर की फिर कोशिश करेंगे लगाने की। मैं अभी से वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी तो 10 घंटे की मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाकर मिक्स क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। उससे आपका और ज्यादा बड़े और अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा, पहली बात। दूसरा, आप लोग ये 4 से 5 इसका टाइमिंग एक बार रखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा नहीं कर पाए वो रिकॉर्डेड देख लेना। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की फाइल मैं जो भी लेटेस्ट फाइल होगी वो कल ही आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा। जब आप लोग खुद से क्वेश्चन करते हो ज्योमेट्री के, तो याद रखना आप लोग थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन करो, और इन्हीं क्वेश्चंस को वापस करोगे तो लगभग 20% क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और वो लगभग बच्चों के साथ ही होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बार करोगे तो 10% क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चौथी बार करोगे तो फिर सारे क्वेश्चंस भी होना शुरू होंगे, थ्योरी भी आपको पूरी याद होगी, और उस टाइम फिर आप लोग 5वीं बार करो तो नई बुक्स के क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हो। फिर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी नहीं। आपको डेली अप्रोक्स 3 घंटे मैथ्स पढ़ना चाहिए भाई। दी, या क्या नाम है आपका मुझे नहीं पता, मुझे मेरी तरफ ओनली दी दिखा रहा है। सर मेरा नाम अभिषेक नाम है सर। तो यहाँ पर अभिषेक मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 घंटे में से जो मैं कल पढ़ाऊं नए चैप्टर में, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डेली 1 घंटे ही पढ़ना है। उसके अलावा 2 घंटे डेली ज्योमेट्री पढ़नी है, तो फिर भूलोगे नहीं। यस सर। और सर आपसे सर एक रिक्वेस्ट और है सर। हाँ, थोड़ा सा जल्दी बोलो यार, ताकि दूसरे यस बच्चे सर, से यस बात सर। कर पाओ। सर आप प्लीज सर डेली सर मॉक टेस्ट वाला सर एक क्लास सर ले लो सर डेली सर। ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ ना। जी सर, थैंक यू सर। फोन काटो ताकि दूसरे से मैं बात जी सर कर जी। पाऊँ। सत्यजीत से हम लोग बातचीत करते हैं। सत्यजीत, बहुत दिन हो गए कहते हुए। गुड इवनिंग। हेलो सर। जी सत्यजीत जी, सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बिंदास, शानदार। आप बताइए कैसे हैं?
सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सर कि आप जो कहते हैं ना कि 3 घंटे मैथ में 1 घंटे डेली का जो आज का ट्यूशन कर रहा वो करना हाँ चाहिए, हाँ लेकिन सर जब मैं करने लगता हूँ तो सब ऐसे ही याद ही रह जाता है। तो सर करने तो आंसर ही याद है, कैसे करवाया था वो पूरा का नहीं पूरा समझा याद रह आपकी के। बात, फिर बोलो, नहीं समझा मैं आपकी बात। मैं बोल रहा हूँ कि सर जो आज आपने करवाया हाँ जो हाँ जो क्वेश्चन वो मैं अगर रात में करने बैठूं तो हाँ सर मुझे ऐसे ही तो सारे क्वेश्चन याद रहता है, क्या हाँ। कैसे करवाया कि कैसे कंसेप्ट करवाया। तो सर क्या फायदा होगा इसे? तो उसका तो आप याद तो रहेगा, फिर खुद करोगे तो उससे अगली बार भूलोगे नहीं ना। नहीं तो अगर आज मैंने करवा दिया, आज आपको याद रहता है, और 2 महीने बाद अगर आप लोग खुद करने बैठोगे तो आपको लगेगा किसी दोस्त ने मेरी कॉपी में लिख दिया, कुछ याद ही नहीं रहेगा जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करोगे। मतलब सारी सारे चीजें करनी भूल है? जाओगे 2 महीने में ही। अगर खुद से और खुद करोगे तो भी कम से कम 30% चीजें भूल जाओगे। ये तो हमारी आदत होती है, ह्यूमन नेचर ही है। तो अच्छा। आज जो किया है उसको एक बार खुद आपको करना ही करना है भाई, नहीं तो फिर आप यही भूल जाओगे कि ये पढ़ा भी था क्या। मतलब सारे करने हैं? हाँ सारे करने हैं, फटाफट कर लो। कम टाइम दे लो, 40 मिनट दे लो उसको, फिर उधर 2 घंटे 20 मिनट दे लो अगर और जल्दी करना चाह रहे हो तो। ओके सर, ठीक है, देखते हैं। ठीक है थैंक भाई। यू सर। इसमें भी कुछ बच्चों को शक होता है। और दूसरा भी, कोई जरूरी नहीं कि मेरी तरीके से मैं बताऊं वही आप लगाओ। अपनी स्ट्रेटेजी भी आप लोग अपना सकते हो थोड़ी बहुत, खुद की तरफ से भी जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। मैं तो एक कॉमन जो मेरी तरफ से होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। अमरजीत भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर ठीक है सर, आप सर? जी आदेश कीजिए। सर बोल रहे हैं कि मुझे ना मैथ का पूरा आपका कंप्लीट कोर्स करना है, जो पहले कोर्स हो गए वो कर लेगा? पहला कौन सा एसएससी दोगे आप? सर 24 में देंगे। तो मेरे साथ साथ करो, ठीक है सर। ठीक है ना, मेरे साथ ठीक साथ है, ओके। चलते रहो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 24 में दोगे, उससे पहले मैं अच्छे से आपको 2 बार कोर्स करवा दूंगा, तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, है ना। ठीक है सर। तो इसी से करो, एक क्लास से ज्यादा मत देखना कभी भी, ओनली एक क्लास देखो। आप सोचते हो कभी कभार 2-3 क्लास लेके मैं कोर्स कंप्लीट कर लूं, वो सिर्फ मन जी। का वहम खत्म करोगे, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा उस तरीके से। जी सर, थोड़ा वीक है तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ साथ करो, है ना। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये थी आज की मेरी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना। कभी मैं 2-4 मिनट लेट हो जाऊं तो ऐसे हौला मत बताया करो, आ जाया करूंगा मैं आपको। 2-4 मिनट लेट हो गया तो 2-4 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे, और मैं बता दूं भाई आपकी 10 घंटे की क्लास में और बड़े क्वेश्चन मैं आपको इसी बैच के लिए मैं वो करवाऊंगा। तो और क्लास मैं आप लोगों की लगा दूंगा, जिसको मैं क्लास में ही आपको बताता रहूंगा। सिर्फ वो क्लास आप लोगों के लिए रहेगी।